भाई देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर देख लिया था और इसमें दो टाइप के सवाल देख लिए थे, पहले टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में अपन को एक्स दिया होता है और अलग अलग एक्स पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, और टाइप 2 में अपन को बी दिया होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स फाइंड करना होता है। अच्छा देखो, अपन ने वहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे उसमें 5 पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट यही था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। दूसरा पॉइंट अपन ने ये देखा था कि करंट कैरिंग जो लूप होगा वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह करेगा, तो फील्ड लाइंस जो होंगी यानी दोनों तरफ डायरेक्शन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। तीसरे पॉइंट में जब एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू आर, तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आती है। और चौथा पॉइंट, अगर एक्स बहुत छोटा हो जाए आर के कंपैरिजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड में अपन फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं, डेल्टा बी बाई बी नॉट, वो 3/2 x² बाय आर स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये पॉइंट देखे थे। पांचवें पॉइंट में अपन ने ग्राफ देख लिया। ग्राफ पे अभी अपन को और चर्चा करनी है, तो एक सवाल लिख लो फटाफट, फिर ग्राफ पे आते हैं। सवाल लिखो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर, find distance of that point from center where find distance of that point from center where fractional change in magnetic field with respect to center is 2%. Fractional change in magnetic field with respect to center is 2%. फाइव आर बाय √3 नहीं, और क्या है, आर बाय √3, आर बाय 5√3, आर बाय 5√3 है ना। हाँ ये आ जाएगा। देखो भाई, डेल्टा बी बाय बी नॉट जो आपको दे रखा है वो 2% दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो इसको अपन को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.02 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 3/2 x² बाय आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको देखो अपन 2/100, तो आ गया 4/100 इंटू 3 x² बाय आर स्क्वायर। अच्छा इसको अपन लिखेंगे तो ये आ गया x² इक्वल टू आर स्क्वायर 25 इंटू 3, रूट ले लो तो r 5√3। भाई देखो यहां पर जो अपन ने बी और एक्स का कर्व बनाया है वो ऊपर की तरफ अपने इस तरीके से बनाया था। अरे बनाया था, याद है? इसको बता भी देता, बेल शेप का कर्व होता है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? करंट को चेंज करने से कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, सेम ग्राफ बनना चाहिए। सेम बनेगा क्या? देखो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब देखो जब भी फिजिक्स में अपन ऐसी बातें करते हैं, करंट चेंज कर दिया और अगर 4 ऑप्शन भाई अपने पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो ग्राफ हो सकता है थोड़ा बहुत आपको चेंज दिख जाए, हो सकता है आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाए इस तरीके से। अब देखो ये अपन ने क्या करा और क्यों करा। अपन प्लॉट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को भी अकाउंट में लेना होता है। तो अगर डायरेक्शन को अकाउंट में ले रहे हैं तो देखो यहां पर
इस वाले केस में अगर मैं बोलूं सेंटर पे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, सेंटर पे अगर बोलूं तो मैंने बोल दिया ये हो गया 10 आई कैप। ठीक है, आई कैप क्यों लगाया, क्योंकि इस तरफ डायरेक्शन है। अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो कम हो जाएगा, इस पॉइंट पे बोल देता हूं 5 आई कैप हो गया, और आगे जाएंगे तो 4 आई कैप। अच्छा इस पॉइंट पे अगर देखूंगा जैसे ये, तो यहाँ पे अगेन 5 आई कैप और पीछे होगा तो 4 आई कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन x बराबर 0 से पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हैं तो मैक्सिमम से थोड़ी वैल्यू कम हुई, फिर और वैल्यू कम होगी। ऐसे नेगेटिव x पे जाते हैं तब भी थोड़ी वैल्यू कम हुई लेकिन वो अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, उसके बाद फिर और कम हो जाएगी, इस तरह का ग्राफ आएगा। जब इस वाले में बात करूंगा तो इस वाले में क्या हो गया, डायरेक्शन इस तरफ हो गया। अगर डायरेक्शन इधर हो गया है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वाले केस में आएगा -10 आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन इधर है। अपन आई कैप को मतलब डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस साइन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये -10 आई कैप, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो -5 आई कैप, यहाँ पे भी -5 आई कैप। तो जब इसको प्लॉट करेंगे x बराबर 0 पे वैल्यू -10 आई थी, फिर x बराबर 1 पे सपोज करो -5 आई होगी, x बराबर -1 पे भी -5 आई होगी। तो उस हिसाब से ग्राफ जो आना चाहिए वो उल्टा आना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब बच्चे ये बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि आपको डायरेक्शन अकाउंट में लेना है कि नहीं लेना। जब भी ऐसा सवाल पूछा हो और आपको दोनों तरह के कर्व दिख जाए, ऊपर भी दिख जाए और नीचे भी दिख जाए, तो फिर आपको ध्यान देना है कि हो सकता है डायरेक्शन को अकाउंट में ले रहा हो। और ये वाला बेसिस उसका भी बन जाता है जो अपन आने वाले टाइम पे ये वाले सवाल करने वाले हैं, जो आपने देखे होंगे कि भाई करंट कैरिंग वायर ऐसे है और इसके ग्राफ बनते हैं कुछ ऐसे, याद है? तो इसको अपन यही बेसिस बनाएंगे कि डायरेक्शन के हिसाब से अपना कर्व ऊपर या नीचे होता है। किसके डायरेक्शन के हिसाब से? मैग्नेटिक फील्ड के। बोलो हाँ या ना। तो नोट करके सबसे पहला पॉइंट लिखो, पहले ये दोनों ग्राफ बना लो। भाई देखो इस वाले कर्व में या इस वाले लूप में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है। ठीक है, पूरे में हर जगह देखेंगे इधर ही होगी। अगर इधर होगी तो ये डायरेक्शन कौन सा है? प्लस आई कैप। इधर में वैल्यू होगी +5 आई कैप, यहाँ पे 10 आई कैप मान लेता हूँ मैक्सिमम होती है, फिर आगे जाएंगे तो फिर से 5 आई कैप। तो अगर मैं +5 आई कैप को या +10 आई +5 आई इसको अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, +10 मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलेगा, +5 ऊपर ही मिलेगा, +4 भी ऊपर ही मिलेगा। अरे एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा ना। इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगर इधर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को विद डायरेक्शन लिखूंगा। मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, सेंटर पे 10, यहाँ पे भी 10, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया तो -10 आई कैप लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे -5 आई कैप, यहाँ पे भी -5 आई कैप। अब -10 आई कैप एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, ऊपर की नीचे? नीचे। ऐसे -5 आई कैप नीचे, ये वाला -5 आई कैप नीचे, पूरा ग्राफ नीचे हो जाएगा। देखो नोट में पहला पॉइंट, अरे यार थोड़ा जल्दी बनाए करो, हम लोग क्या धीरे धीरे पीछे होते आ रहे हैं, बाकी बचो थोड़ा है ना, मतलब थोड़ा इन चीजों में ज्यादा टाइम ऐसे सजाने क्यों लगे रहते हो यार, कॉपी को थोड़ा फास्ट लिखा करो। लिखो पहला पॉइंट, कितने लोगों ने लिख लिया है? हाँ तो फिर लिखो फटाफट लिखो। पहला पॉइंट, if direction of magnetic field if direction of magnetic field is towards right, if direction of magnetic field is towards right, then curve will be above x-axis, and if direction of magnetic field is towards left, then curve will be below x-axis. If direction of magnetic field is
towards left, then curve will be below x-axis. दूसरा पॉइंट देखो भाई, हमको ये पता है कि r/2 पे कर्वेचर चेंज होता है, अपन इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैथमेटिकल टर्म है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे कर्वेचर एक्चुअल में चेंज हो रहा होता है। अब निकालते कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो भाई देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्वेचर चेंज का वो पॉइंट जहां पे हमेशा डबल डेरिवेटिव जीरो होगा। कर्वेचर यहां भी चेंज होगा, वहां पे डबल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे b और x का कर्व है, तो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सेकेंड पॉइंट में लिख लो, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन d2b/dx² इज 0। अब ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि कई बार बच्चा ये पूछता है कि सर हमको कैसे पता चला कि r/2 पे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? तो हमको ऐसे पता चला कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कभी भी कोई कर्व होता है तो 12वीं में जैसे मैथमेटिक्स में अपन को कर्व प्लॉट करना है, तो हम लोग दो तीन चीजें ही निकालते हैं उसमें। एक तो ये डिटरमाइन करते हैं कहां पे स्लोप जीरो है, एक ये भी डिटरमाइन करते हैं कहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है। तो डिटरमाइन करने के लिए जो भी इक्वेशन होती है उसको पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे और जीरो करोगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जहां पे स्लोप जीरो है। भाई ग्राफ देख के समझ में आ रहा है मेरे को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, x बराबर 0, है ना? और दूसरी बार डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे आपका कर्वेचर चेंज हो रहा है। तो इस इक्वेशन को भाई डिफरेंशिएट करना तो बाएं हाथ का खेल है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे अपन, है ना? डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे तो बाएं हाथ से आंसर आता है x बराबर +- r/2। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का है +r/2 और -r/2। बोलो क्लियर? लिख लो। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे अगर स्लोप की बात करें तो क्या स्लोप भी जीरो होगा? भाई वो तो ऐसे ही दिख रहा है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन जीरो है। और जो डबल डिफरेंशिएशन होता है यानी dv/dx की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा x बराबर +- r/2 तो वो नॉन जीरो आएगा और d2b/dx² का वैल्यू नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। हाँ बता रहा हूं। हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट, हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। इसमें पहला पॉइंट लिख लो, this arrangement is used to produce uniform magnetic field. This arrangement is used to produce uniform magnetic field of short range, uniform magnetic field of short range। दूसरा पॉइंट लिख लो, in Helmholtz coil arrangement, two coil of radius r are placed at a distance r and direction and magnitude of current
and direction and magnitude of current is kept same in both coil, and the direction and magnitude of current is kept same in both coil. भाई देखो हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट क्या है? ये अपन ने ऐसे दो कॉइल लिए हैं, करंट आई और दूसरे में भी करंट आई, दोनों कॉइल का रेडियस सेम रखेंगे। यार बात मत करो, इधर ध्यान से सुन लो, बात मत करो। करंट आई, दोनों का रेडियस आर और रेडियस आर, डिस्टेंस दोनों के बीच में रखा जाता है आर। देखो सबसे पहली बात कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट बोलेंगे कब? ये तभी बोला जाएगा जब दोनों का रेडियस आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। एक भी कोई चीज चेंज करी तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपन को नहीं मिलेगी। अब देखो इसको अपन समझते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलती है। तो देखो दोनों कॉइल का अपन बी एक्स कर्व बनाते हैं। अगर मैं इस वाले कॉइल का कर्व बनाऊं तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट मान लेता हूं, ये ऐसे, ये ऐसे। इसका बनाया तो ऐसे और ये ऐसे। अब देखो इसको ऐसे समझो, ये वाला पॉइंट भाई आर डिस्टेंस के बीचों बीच कौन सा पॉइंट होगा? r/2। r/2 पे इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना? अरे होता है ना? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो यानी कर्वेचर चेंज हो रहा है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0.716 बी नॉट, याद है? अच्छा अभी फॉर द टाइम बिंग मैं 0.7 बी नॉट ही मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। 0.7 बी नॉट अगर मान लिया तो यहां पर एक कॉइल की वजह से जो डायरेक्शन आया वो आ रहा है इधर, दूसरे की वजह से भी इधर ही आएगा, ठीक है, यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा। तो एक कॉइल का 0.7 है, दूसरे का भी 0.7 है, तो रिजल्टेंट कितना आया? 1.4। तो इस पॉइंट पे यहां पे आ गया 1.4। अब देखो इन दोनों का जो सिमेट्रिक नेचर है वो लगभग पूरे एरिया में 1.4 बी नॉट ही मेंटेन कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे ये वाला कर्व है, अपन थोड़ा सा इस पॉइंट से, ये r/2 वाले पॉइंट से इधर जा रहे हैं। जब इधर जा रहा हूं तो ये ब्लू वाले कर्व में तो वैल्यू बढ़ रही है और रेड वाले में कम हो रही है। सपोज करो ये ब्लू वाले में बढ़कर 0.8 बी नॉट हो गई तो रेड वाले में घटकर 0.6 बी नॉट हो गई होगी, ताकि रिजल्टेंट दोनों को ऐड करूं तो वो फिर से कितना जाए? 1.4 बी नॉट। फिर आगे बढ़ेंगे तो बी वाले में बढ़ के 0.9 बी नॉट हो गई होगी, तो इसमें 0.5, तो फिर से सम करके 1.4 बी नॉट। आप इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, अलग अलग आर की वैल्यू ले लो और आप r/2 फिर उसके बाद r/4 पे दोनों की वैल्यू निकालो, यहाँ भी r/4 पे निकालो, तो आपको समझ में आ जाएगा लगभग 1.4 बी नॉट ही आ जाता है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है लगभग रिजल्टेंट कांस्टेंट मिल जाता है। कांस्टेंट जैसे मिल गया, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया, तो अपन इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। और ये शॉर्ट रेंज की है, बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन में अपन को नहीं मिली, इसलिए अपन इसको शॉर्ट रेंज का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक बार और बताऊं, फिर से सुन लो। एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0.7, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, करंट अपन ने सेम रखा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो 0.7 प्लस 0.7 1.4, थोड़ा इधर जाते हैं, एक की वजह से कम हो रहा है, दूसरे की वजह से बढ़ रहा है, दोनों ऐड होके फिर से 1.4, और आगे गए तो और बड़ा, एक की वजह से दूसरे की वजह से और कम हो गया, फिर से ऐड होके 0.4 1.4। इसका मतलब अपन को उस रेंज में आपको लगभग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज मिल जाती है, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गया? ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गया। तो एक पॉइंट ये भी लिख ही लेना, इट इज बेस्ड ऑन application of point of inflection. It is based on application of point of inflection. It is based on application of point of inflection. ये डायग्राम बना लो,
अच्छा एक बात और सुन लो, बच्चे ये भी पूछते हैं सर आपने ये पढ़ाया कि उसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। भाई देखो न्यूमेरिकल तो नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन एक बार एम्स में काफी पहले सवाल आया था और उसने बहुत सिंपल तरीके से पूछा था। हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट उस टाइम पे हम पढ़ाते नहीं थे, ठीक है। तो उसने क्या पूछा कि भाई एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल या एक कॉइल का अरेंजमेंट दे रखा है और रेडियस आर आर है, तो बताओ दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। अब जिसको पता था वो डायरेक्टली कर देगा, नहीं पता तो फिर परेशानी रहेगा, इसलिए आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। बना लिया, नेक्स्ट सेटिंग डालो। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल। एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल। पहले स्टेटमेंट लिख लो इसका भाई। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the closed path, along the closed path is mu naught times, is mu naught times the current enclosed by the path, mu naught time the current enclosed by the path, current enclosed by the path। भाई देखो रैंडमली कोई भी ऐसे लूप दे रखा है और यहाँ करंट दे रखे हैं आपको दो तीन, I1, I2, I3 और I4। आपने ये लूप बना लिया। इस लूप को अपन सबसे पहले बोलते हैं एम्पीरियल लूप, इमेजिनरी होता है। मैग्नेटिक फील्ड या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो ये एम्पीरियल लूप हो गया। इक्वेशन जो अपन ने स्टेटमेंट में लिखा उसको लिखा है, तो ये क्या बोल रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल मतलब बी डॉट डीएल करना अपन को, अलोंग द क्लोज पाथ मतलब ऐसे अपन को क्लोज पाथ का इंटीग्रल। ये क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। लूप के अंदर में जो करंट है वो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 माइनस I2। बोलो समझ में आ गया क्या। अब देखो यहाँ पे एक काम की बात जो अपन को सीखनी है वो है साइन कन्वेंशन। पर्टिकुलरली इस चीज को आप अभी भी निगलेक्ट कर गए हो कि मैंने एक एरो बना दिया, और ये एरो क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये अपन इन जनरल को निगलेक्ट ही कर देते हैं। पूरी 12वीं निकाल दी, अपन को पता ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड भी दिया है, एक का डेरिवेशन भी करा है, दिया था बोर्ड तुमने। अच्छा तुम वो, अच्छा फ्री वाले हो तुम, अच्छा दिया है, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो और अच्छी बात है ना। हाँ चलो, तो भाई देखो जब डेरिवेशन में अपन ये एरो बनाते हैं तो ये एरो क्या मीन करता है और क्यों बनाते हैं। सबसे पहले बताते क्यों है। भाई आपसे बोला जा रहा है कि आपको लाइन इंटीग्रल करना है। लाइन इंटीग्रल करना है मतलब आपको डीएल वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब डीएल वेक्टर अगर मैंने बोल दिया तो वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है। अब डायरेक्शन आपको ही मानना पड़ेगा, किधर मानू, तो आप एरो बनाते हो एम्पीरियल लूप पे, ठीक है। वो एरो डिसाइड करता है कि आपको डीएल किस तरफ लेना है। अगर आपने एरो इस तरफ बनाया तो डीएल वेक्टर इस तरफ होगा, आपने एरो उल्टा बनाया होता तो डीएल वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता। बोलो हाँ कि ना। आप जिधर एरो बनाओगे लूप पे उस डायरेक्शन में आप डीएल वेक्टर लेते हो, पहली बात। दूसरी बात देखो, अपन को एक साइन कन्वेंशन और देखना है। ये इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होता है, इस पूरे को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक सर्कुलेशन। पहले लिख लो, चलो नोट करके, इसको नोट कर लो, फिर आगे सारे पॉइंट लिखा।
करंट कैरिंग वायर नहीं है। I1, I2, I3 और I4 बता रहा हूँ, सब लिखा रहा हूँ, पहले लिख ले फिर सब डिस्कस करेंगे। पहले लिख ले, लिखो पहला पॉइंट लिखो, नोट करके पहला पॉइंट लिखो भाई। एम्पीरियन लूप इज इमेजिनरी लूप। एम्पीरियन लूप is imaginary loop which is drawn to apply ACL. Amperian loop is imaginary loop which is drawn to apply ACL. दूसरा पॉइंट लिखो, इंटीग्रल B डॉट DL, ये वाला लिखना, इंटीग्रल B डॉट DL is known as magnetic circulation. Integral B dot DL is known as magnetic circulation. Next point लिखो, if direction of Amperian loop, if direction of Amperian loop is anti-clockwise, if direction of Amperian loop is anti-clockwise, then magnetic circulation, bracket में लिख लो integral B dot DL, then magnetic circulation integral B dot DL is taken as positive, is taken as positive. Next point लिखो, if direction of Amperian loop is clockwise, then magnetic circulation clockwise. If direction of Amperian loop is clockwise, then magnetic circulation is taken as negative. Next point लिख लो, current coming out of the plane is taken as positive. Current coming out of the plane is taken as positive, and going inside the plane is taken as negative. And going inside the plane is taken as negative. Next point लिख लो, direction of Amperian loop gives us direction of DL vector. Direction of Amperian loop gives us direction of DL vector. भाई देखो, आपको दो ऐसे लूप दे रखे हैं, या ये लूप दे क्या रखे हैं, आपने अज्यूम करा है। इमेजिनरी लूप होते हैं तो हम लोग ही कैलकुलेशन के लिए बनाते हैं। तो देखो, ये वाला अगर लूप दे रखा है तो इसके लिए ACL की इक्वेशन लिखनी है। तो ACL की इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले मैग्नेटिक सर्कुलेशन B डॉट DL, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस साइन के साथ खुलता है, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट जो इनसाइड होता है वो नेगेटिव होता है और जो बाहर होता है वो पॉजिटिव होता है। ये कन्वेंशन है जो अपन को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना होता है भाई? देखो, एक तो हर एक तरीके से अपन जैसे भी मान लें तो आंसर सेम आ जाए, प्लस माइनस साइन का चक्कर ना पड़े, इसलिए अपन को ये कन्वेंशन फॉलो करना होता है। और अगेन स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो कि साइंटिस्ट नोटेशन यूज करते हैं कि भाई हर किसी का आंसर एक जैसा मैच कर पाए। तो अपन एक एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इस वाले केस में ये क्लॉकवाइज है तो इंटीग्रल B डॉट DL को अपन नेगेटिव लिखेंगे, म्यू नॉट माइनस I1 प्लस I2।
सही है, तो -I1 प्लस I2। अब देखो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कन्वेंशन की जरूरत क्या है, ठीक है, या हम क्यों सीख रहे हैं। आंसर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आंसर में देखो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपोज करो ये सवाल आया होता और आपसे सिर्फ ये पूछा, आपके पास भाई पूरी कैलकुलेशन तो आती नहीं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव में एम्पियर सर्किटल लॉ का सवाल आ गया और आपको ये वाला कर्व बना के दे रखा है, बोला कि इसका एसीएल का इक्वेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये भी है। अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो अपन को सेम इक्वेशन दिख रही है एक्चुअल में तो, लेकिन दोनों लिखा हुआ है तो दो तो सही हो नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब सही कौन सा होगा, बाय कन्वेंशन तो ये वाला ही सही है। तो बच्चा बोलता है सर ये वाला क्यों नहीं सही है, क्योंकि अपन ने इसमें मैथमेटिक्स लगा दिया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये बना है। जब पहली बार कन्वेंशन से निकाला था तब तो यही आया था, अरे हाँ है ना। तो बाय कन्वेंशन आपका जो मैग्नेटिक सर्कुलेशन होता है अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो ये इंटीग्रल बी डॉट डीएल नेगेटिव आता है, और करंट जो बाहर होगा वो नेगेटिव होगा, अंदर वाला उल्टा बोलिए, करंट जो अंदर होगा वो नेगेटिव होगा, करंट जो बाहर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे उसको अपन अभी देखते हैं, फटाफट ये दोनों एग्जांपल लिख लो। सपोज करो ये एम्पियर सर्किटल लॉस है, अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अभी आपको बताया एसीएल लगाने के लिए अपन क्या बनाते हैं, एम्पीरियन लूप बनाते हैं। एम्पीरियन लूप पे हमेशा उस पॉइंट को कंसिडरेशन में या उसको इंक्लूड करते हैं, उस पे लेते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप एम्पीरियन लूप बना रहे हो, जैसे ये है एग्जांपल अपन एक ले लें, ये करंट है बाहर की तरफ I1, ये अपन ने एम्पीरियन लूप बनाया, मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी और एक करंट कैरिंग वायर बाहर भी था। तो भाई देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, दोनों की वजह से होगी। ये तो भाई आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है ना, लॉजिकली कैसे आ रहा है, क्योंकि एम्पीरियन लूप कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई फिजिकल लूप है जो वहां प्रेजेंट है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये तो इमेजिनरी हम लोगों ने बनाया है। अगर ये नहीं होता और आपको सिर्फ 2 वायर बना के दे देता तब भी तो ये बोलता कि भाई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो बताओ किसका कंट्रीब्यूशन होगा, तो आप बोलते दोनों का होगा, अरे होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ये इंटीग्रल बी डॉट डीएल लिखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू ऑल द वायर्स प्रेजेंट इन द स्पेस। और राइट हैंड साइड पे जो करंट आता है वो सिर्फ लूप के अंदर वाला करंट आता है। तो इस पॉइंट को भी लिख ही लो, बी इन इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बी इन इंटीग्रल बी डॉट डीएल is due to all the wire present in the space, is due to all the wire present in the space। चलो नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। भाई देखो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर का अपन ऑलरेडी आंसर निकाल चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd आंसर आता है, ठीक है। लेकिन मैं एसीएल लगाना चाह रहा हूं और एसीएल में भी अपन प्रॉपर्ली साइन कन्वेंशन लगाते हुए करेंगे। तो सबसे पहली बात, एम्पियर सर्किटल लॉ लगता कैसे है। वायर जो है अपन पहले जब बना रहे थे, जब अपन पहले हल कर रहे थे तो ऐसे बना रहे थे, ठीक है। लेकिन एसीएल के लिए कोशिश हम ये करते हैं कि डॉट या क्रॉस में बनाया जाए। क्यों, क्योंकि अपन को लूप बनाना है और लूप जो होगा वो अपना 2D होगा, तो अपन डॉट या क्रॉस के आसपास आसानी से 2D लूप बना सकते हैं। तो हम लोग वायर ऐसे बनाएंगे, ये वायर बना दिया मैंने, करंट करेंगे आई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वैसे तो कैसा भी शेप का एम्पीरियन लूप बना दूं तो आपका
ACL इक्वेशन उसके लिए वैलिड है, ACL की इक्वेशन वैलिड है, लेकिन उससे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा निकल जाए कोई जरूरी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो आपको सिमेट्रिक लूप बनाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक लूप अपन एम्पीरियल लूप कैसे बनाते हैं, देखो अपने पास ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है, या तो सर्कुलर बनाएंगे, मैक्सिमम टाइम तो सर्कुलर ही बनाएंगे, एक जब सोलोनॉइड का डेरिवेशन करते हैं तो स्क्वायर शेप का बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर था, r डिस्टेंस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मेरे को एम्पीरियल लूप का डायरेक्शन डिसाइड करना है। तो सपोज करो स्टार्टिंग में समझने के लिए मैंने इसको क्लॉकवाइज ले लिया। अगर क्लॉकवाइज ले लिया तो ये बताओ डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे हो जाएगा ये डीएल वेक्टर। अगर ये डीएल वेक्टर हो गया तो फिर अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट इधर है, पॉइंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में। बी और डीएल के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। तो अपन देखो इक्वेशन लिखते हैं, पहले इक्वेशन लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अच्छा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ पे प्लस आई लिखा है, प्लस आई क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। बोलो क्लियर। अच्छा अब देखो ये लिखा है ए डॉट बी, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो अपन इसको ऐसे लिख लें माइनस टाइम्स बी डीएल कॉस थीटा। थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, बी और डीएल के बीच में एंगल 180, तो ये आ गया म्यू नॉट इनटू आई। कॉस 180 का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया इंटीग्रल बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा अब देखो ये बी और ये बी में क्या फर्क है, ये वाला बी, बी सिर्फ बी की बात कर रहा हूं, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या पूरे सर्कल पे सेम रहेगा, क्योंकि दूरी जो है वो बराबर है। अगर कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड तो इसको अपन इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे बी इंटीग्रल डीएल बराबर म्यू नॉट इनटू आई। अच्छा ये डीएल वेक्टर अगर छोटे छोटे जोड़ता जाऊं तो 2 पाई आर बन जाएगा, तो ये आ गया बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इनटू आई। तो बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बोलो सही है। अच्छा ये तो देखो एक तरीके से निकाला, यहीं पे कोई बच्चा बोलता कि सर देखो मेरे को ऐसे नहीं सॉल्व करना, मेरे को तो एंटी क्लॉकवाइज मान के ही करना है, तो क्या डिफरेंस आता, तो देख लो भाई। सपोज करो अपन ने करंट ऐसे लिया होता और एम्पीरियल लूप ऐसे ले लिया होता, ये अपन ने एम्पीरियल लूप बना दिया और इसका डायरेक्शन ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा, एरो के डायरेक्शन में, ये डीएल हो गया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी, करंट इधर पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही हो जाएगी, ये आ गया मैग्नेटिक। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। अब देखो इंटीग्रल बी डॉट डीएल लिखूंगा तो प्लस साइन के साथ लिखना चाहिए, बराबर म्यू नॉट इनटू प्लस आई। दोनों के बीच में एंगल है 0, तो इसको ऐसे लिख लूं बी डीएल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट इनटू आई। अच्छा बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसे लिख दूं बी इंटू इंटीग्रल डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। डीएल का वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अरे क्लियर है। ऐसे देखो एक लास्ट समझने के लिए, अगर सपोज करो कोई बच्चा ये बोलता कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है लेकिन वायर में मैं करंट बाहर नहीं मानता, मैं तो अंदर मानू, ठीक है, और ये करने के बाद एम्पीरियल लूप बनाता और उसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बना लेता, ये ऐसे बना लिया इस डायरेक्शन में, तो इस वाले केस में डीएल वेक्टर हो गया इधर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इधर ही आ जाएगा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन सबसे पहले इंटीग्रल बी डॉट डीएल लिखते, तो ऐसे लिखते हैं नेगेटिव साइन से। क्यों नेगेटिव साइन आ रहा है, क्लॉकवाइज लूप लिया है, बराबर म्यू नॉट इनटू करंट आता माइनस आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, और बी डॉट डीएल दोनों के बीच में एंगल 0 cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई।
बी बाहर आ जाता, इंटीग्रल डीएल 2 पाई आर बन जाता बराबर म्यू नॉट आई। तो बी का वैल्यू आया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अरे तुम्हें समझ में आया क्या? तो कन्वेंशन फॉलो करके प्लस माइनस साइन का कभी भी चक्कर नहीं पड़ता। प्लस अगर आपको डायरेक्टली इक्वेशन लिखने को आ जाए तो उसमें कभी डाउट ही नहीं आएगा, इसलिए हमेशा कन्वेंशन फॉलो करना है। एक और बात समझो, अगर आगे में इसके आगे मेरे को डेरिवेशन करना है, जैसे मैं सिलेंडर के लिए निकालूंगा या किसी और के लिए सोलोनॉइड के लिए निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं हमेशा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट ले लूंगा। फायदा क्या है? फायदा ये है कि बाई चांस अगर मैं साइन कन्वेंशन भूल भी गया तो भी आंसर हमेशा सही आएगा। अरे हाँ या ना बोलो। तो अपन आगे में इसके आगे डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। हाँ, अनसिमेट्रिक से फिर अपन ये नहीं काम कर पाएंगे। देख, अनसिमेट्रिक अगर बना लिया तो ये जो अपन ये कर रहे हैं ना बी डॉट डीएल में, ये बी को बाहर लेके आ रहा है, ये नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाएगा, फिर वो हल नहीं हो पाएगा। एसीएल वैलिड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज ले ले तो भी आंसर आ जाएगा, करंट अंदर आ जाएगा ना। डीएल वेक्टर इधर होगा, बी वेक्टर इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180, तो यहाँ लिखेगा बी डी एल कॉस 180, ठीक है, बराबर म्यू नॉट इंटू माइनस आई। ये तो प्लस के साथ ही आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होके फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। यार तुम लोग क्या बैठ के बातें करते रहते हो बीच में? और बातें बहुत जरूरी है क्या? बता दे यार, अगर है तो ऐसी कोई बात है बहुत जरूरी है, सर रुक ही नहीं सकती हमारी बातें। इतने प्यार से बात कर रहा हूँ तुमसे, हर बार आगे बोलता हूँ यार बात मत करा करो, ढंग से पढ़ लो, पता नहीं कहाँ है, कब सुधरोगे। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर।
भाई देखो हॉलो सिलेंडर है, तो यहां पर जो भी करंट होगा वो सिर्फ पेरिफेरियल सरफेस पे ही होगा, है ना, यानी या जो शीट होगी जहां पे मटेरियल होगा उसके अंदर ही करंट फ्लो कर रहा होगा। तो रेडियस दे रखा है आपको कैपिटल आर, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दो केस में अपन निकालेंगे, एक तो आर ग्रेटर देन आर और एक अंदर में। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ जब अपन कर रहे थे सॉल्व, तो उसमें तो करंट अपन को डॉट या क्रॉस दिख रहा था, तो डॉट या क्रॉस बनाने के लिए अपन ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा देते, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो करंट दिख रहा होगा वो ऐसा दिख रहा होगा। आर रेडियस में ये करंट ऐसे आ रहा है। बोलो आई बात समझ में? अब इसमें केस 1 पे आते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। यहां पर अपन ने एक एम्पीरियन लूप बनाया। एम्पीरियन लूप का डायरेक्शन किधर लूं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दिया तो डीएल वेक्टर भी इधर ही हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगी। तो बी और डीएल के बीच में एंगल हो गया 0, तो अपन इसको लिखेंगे प्लस इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट। भाई लूप के अंदर पूरा का पूरा करंट आ रहा है, जितना करंट आपका सिलेंडर में जा रहा है वो पूरा का पूरा करंट लूप के अंदर में इंक्लूडेड है। इसको लिख लेंगे म्यू नॉट इनटू प्लस आई। इसको देखो एंगल हो गया दोनों के बीच में 0, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट इंटू आई। बी को बाहर लेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यानी ये आ गया बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। भाई देखो एक बात और समझो, यहाँ पे अपन एक शॉर्टकट यहीं से बना सकते हैं कि अगर करंट बाहर की तरफ हो और आपने डीएल वेक्टर या लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज माना हो, तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 0 ही आएगा। अरे आएगा ना, तो अपन इसको डायरेक्टली जब ये लिखेंगे बी डी एल कॉस 0, तो बी इंटू 2 पाई आर बनेगा। हमेशा राइट हैंड साइड क्या बनेगा? बी इंटू 2 पाई आर। तो अपन इसके बाद डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, 3 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो ऐसे देखो केस 2, आर लेस देन आर, फिर से ये करंट कैरिंग अपना लूप है, ये ऐसे करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, रेडियस आर हो गया, और अंदर के किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एम्पीरियन लूप बना दिया, डायरेक्शन ले लिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले अपन ये लिखते हैं इंटीग्रल बी डॉट डीएल प्लस साइन के साथ बराबर म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड जो कि 0 है। इस लूप के अंदर करंट कितना है? 0। अरे दिख रहा है सबको? अगर ये 0 है तो बी और डीएल के बीच में एंगल आपको दिख रहा है कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से देखो यहाँ भी 0 आ रहा था तो यहाँ भी 0 आएगा। इनफैक्ट मैं अभी ये भी बता के चुका हूँ कि सीधे सीधे बी इंटू 2 पाई आर लिख सकते हैं इसको, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 0 फॉर आर लेस देन आर। आगे समझ में? लिखो फटाफट। नहीं हो सकता, और भी तरीके हो सकते हैं, फाइनाइट का भी निकल जाता है, इंटीग्रेट करके भी निकलता है ना, और तरीके भी होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में नहीं है, भारी पड़ते हैं थोड़े। डायरेक्शन किसका?
कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे ना, हमेशा ही बनते कंसेंट्रिक सर्कल भाई। देख एक बात समझ, अगर मैं सिलेंडर ले रहा हूं तो सिलेंडर इज सिमिलर टू वायर, ठीक है। जैसे एक सिलेंडर है, पतला सिलेंडर ले लूं तो मेरे को दूर से देखूंगा तो वायर ही दिखेगा, और वायर की मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता है, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल बनते जाएंगे। तो उसी टाइप से आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी बनता है, लेकिन अंदर में कोई करंट नहीं है तो अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, तो वहां पर अपन को बनाना नहीं। सॉलिड ले लूंगा तो अंदर बाहर दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, बस ये। मैग्नेटिक फील्ड अपन को ऐसा पता नहीं है, देख वैसे तो जीरो ही आ रही है, लेकिन मेरे को एक बात बता, अगर होती बाई चांस तो सर्कुलर ही होती ना, इसमें सर्कुलर है तो ऐसे रिंग बनती आती, तो सर्कुलर होती तो इसी डायरेक्शन में अगर होती तो इधर ही होती, अब है ही नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं ना, जीरो ही आ गई, तो फिर तो वो चर्चा का विषय ही नहीं है फिर। जैसे अगला वाला केस करेंगे उसमें सॉलिड सिलेंडर ले लेंगे, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं निकालना होगा तो वो डायरेक्शन वैसे ही आएगा जहां पे बाहर में आ रहा है, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल में एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई देखो इसका अगर ग्राफ बनाया अपन, तो ग्राफ अपन को ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बी अपन ने और ये आर ले लिया, तो आर बराबर आर पर यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये अपन ने निकाला अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। उसके आगे ऐसे वेरी करेगी और सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर मैक्सिमम वैल्यू। अरे ये लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने? लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं। अच्छा मिटा दो, ये तो दिख रहा है ना, ये लिख लो। नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। भाई देखो सॉलिड सिलेंडर में और आपका हॉलो सिलेंडर में क्या फर्क है? फर्क ये था कि हॉलो सिलेंडर में करंट इधर जा रहा था एजिस पे, यहाँ पे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा करंट और पूरे क्रॉस सेक्शन में जा रहा होगा। तो अगेन टॉप व्यू अगर देखेंगे तो टॉप व्यू मेरे को ऐसा दिखाई देगा, ये आर रेडियस और करंट हर जगह है, ऐसे ऐसे
इधर और इधर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दो केस में फिर से निकालेंगे। आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, यहां पे एक एम्पीरियन लूप बनाया अपन ने। किधर डायरेक्शन लूप एम्पीरियन लूप का? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। करंट ऐसे है, इसमें अगर ऐसे दिखता है इधर करंट होता, पॉइंट बाहर होता तो अंदर की तरफ, ऐसे यहाँ पे करंट इधर, पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब देखो यहीं पे एक बात क्लियर कर देता हूं कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो बच्चा ये बोलेगा सर अंदर में कैसे निकालेंगे? भाई ये सर्कुलर फील्ड लाइंस है तो अंदर में भी सर्कुलर फील्ड लाइंस ही आएंगी और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आ जाएगी। तो ये आ गया बी, डीएल वेक्टर ही होगी, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। अपन इंटीग्रल बी डॉट डीएल लिखेंगे तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, बराबर म्यू नॉट इंटू आई, पूरा करंट इसके अंदर ही है। अच्छा इसको मैंने आपको बताया था सीधे बी इंटू 2πr लिख सकते हैं, बराबर म्यू नॉट इंटू आई, तो बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई बाई 2πr। डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन की बात नहीं करें, फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। केस 2 देखो, आर लेस देन आर के लिए अगर देखें तो फिर से देखो ये बनाता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर या सिलेंडर, रेडियस आर, करंट सब जगह, आर लेस देन आर के लिए अंदर में एम्पीरियन लूप बनेगा। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि क्या इस एम्पीरियन लूप के अंदर पूरा करंट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो अपन को करंट तो थोड़ा कम निकालना पड़ेगा, बाकी चीजें आपको सिमिलर दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर और डीएल वेक्टर भी इधर। तो देखो करंट कैसे निकालें। अब करंट निकालने के लिए जो इसके इनसाइड करंट आएगा उसको निकालने के अपने पास दो तरीके। एक तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो कि भाई पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर था तो करंट आई था, तो एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, अपन यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इसको करंट डेंसिटी से निकालो। पहले करंट डेंसिटी वाला तरीका बताता हूँ, ज्यादा अच्छा तरीका है। भाई करंट डेंसिटी J आई अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। भाई देखो करंट डेंसिटी आपको क्या बताता है कि पर मीटर स्क्वायर कितना करंट है, तो अगर मेरे को पाई आर स्क्वायर एरिया में निकालना करंट तो इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लूं, सीधा सीधा ये हो गया कि करंट इनसाइड हो जाएगा J इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोला यार। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो देखो कितना आएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये जगह आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, ये तो आ गया करंट। इसके बाद क्या करें, एसीएल की इक्वेशन लिखते हैं, तो एसीएल की इक्वेशन लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डीएल प्लस साइन के साथ बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन, इसको क्या लिख लूं पूरे को, बी इंटू 2πr। करंट इनसाइड कितना होगा ये लिख देता हूं, ए इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो बी आ गया म्यू नॉट जे आर बाय 2। अगर मैं यहां पर इस जे का वैल्यू पुट कर दूं आई बाय पाई आर स्क्वायर तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr। दोनों फॉर्मूले अगर दिमाग में रख लोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है, अगर कन्वर्ट कर पाओ तो कोई एक भी याद कर सकते हो। भाई देखो सबसे पहली बात, अपन को एम्पीरियन लूप जो बनाते हैं उस एम्पीरियन लूप के अंदर का करंट चाहिए, तो एम्पीरियन लूप तो ये रहा, करंट आई पूरे सिलेंडर में है,
तो अंदर में करंट आई तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। अगर थोड़ा कम होगा तो कैसे निकालें? तो उसके लिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले करंट डेंसिटी निकाला। करंट डेंसिटी कैसे निकलता है? आई अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर करंट डेंसिटी आ गया। इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको बता रहा है करंट अमाउंट ऑफ करंट पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट एरिया में कितना करंट है वो बता रहा है। तो अगर यूनिट एरिया में करंट मिल रहा है तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट मिलेगा, उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको वो आई इनसाइड मिल गया। वो मिल गया तो उसके बाद अपन ने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। भाई देखो इस वाले केस में अगर ग्राफ देखें तो आर लेस देन आर में तो वेरिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरीके से। अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा तो देखो आर इक्वल टू आर डालूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर मैक्सिमम सरफेस पे। इसके आगे वो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर से वेरी करेगा। अच्छा, अगर अपन एम्पीरियन लूप बना रहे हैं और पूरा कंडक्टर का जो करंट है वो उस एम्पीरियन लूप से नहीं जा रहा हो तो आपको क्या करना है, करंट डेंसिटी फाइंड करनी है और करंट डेंसिटी फाइंड करके उस एरिया से मल्टीप्लाई कर लेना है जो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट फाइंड करने के लिए इफेक्टिव एरिया हो। अरे हाँ या ना? तो देखो एक इस तरह का एक सवाल है, आपको एक थिक हॉलो सिलेंडर दे रखा है, करंट जो है वो इस वाले रीजन में जा रहा है और ये वाला पार्ट हॉलो है, अंदर ये बीच वाला पार्ट ये हॉलो। रेडियस आपको दे रखा है इसका, ये वाले पार्ट का रेडियस है ए इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस हो गया बी। अब देखो इसको अपन ऐसे एनालाइज करते हैं एक बार बिना कैलकुलेशन के।
कि अगर मैं इस किसी पॉइंट पे आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो आप क्या करते? पूरा एम्पीरियन लूप बनाते, है ना? और कैसा बनाते? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अरे बनाते, एंटी क्लॉकवाइज बनाते तो आप उसका जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आता वो होता बी इंटू टू पाई आर, राइट हैंड साइड पे जाता म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि पूरा का पूरा करंट इसके अंदर आ गया होता। अरे आ गया होता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, वो करंट कैरिंग वायर की वजह से जो आता है उतने आया। अरे हाँ या ना बोलो यार, आ रही है बात समझ में कि एक बार और बताऊं? इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा होता तो आप ये बताओ, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट आई है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर आ जाएगा सीधे सीधे, है ना? एक तो मोटी बुद्धि से वैसे ही सोचें कि तार की वजह से बाहर में कितना होता है म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, तो तार अंदर में कैसा है उससे क्या लेते हैं? करंट आई है तो म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। वैसे ना समझे, अपन प्रॉपरली पूरा एम्पीरियन एसीएल लूप लगाए, तो एसीएल में क्या करेंगे भाई? आप एक एम्पीरियन लूप बनाओगे, कैसा बनाओगे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? पी इंटू टू पाई आर। अरे बनेगा। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? म्यू नॉट इंटू आई। आई कितना आएगा? पूरा का पूरा। तो बी कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। अरे हाँ है ना? अगर मैं अंदर वाले किसी पॉइंट पे पूछूं तो फिर से आप एम्पीरियन लूप बनाओगे, बी इंटू टू पाई आर बराबर जीरो, तो बी का वैल्यू जीरो। अरे आ रही है बात समझ में? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट में तो ऐसी समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जीरो, यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। मुझे यहां पर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। पी का जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी का जो डिस्टेंस हो गया आर, वो हो गया बी से छोटा लेकिन ए से बड़ा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। अच्छा, अप्रोच कैसे चालू करोगे? तो मैं ही सॉल्व करना है। पहले सुनो मेरी बात। आप सबसे पहले इसका टॉप व्यू बनाओगे, ठीक है? क्या बनाओगे? क्योंकि अपन को करंट कैसे आता है, बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है, वो देखना है अपन को। फिर एक एम्पीरियन लूप बनाओगे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप ये जज करोगे कि पूरा पूरा करंट उस एम्पीरियन लूप नॉट आई आर अपॉन, एक मिनट, हाँ अब बोल। टू पाई कहाँ? ऊपर ही नीचे? नीचे। नहीं, हाँ रटा हुआ है तो अलग बात, रट के बैठो ना। शॉर्ट नोट्स में लिख रखा है ना सर? पिछले साल बनाए थे शॉर्ट नोट्स, उसमें लिखा हुआ था, तो याद ही है। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां लिखा हुआ है, लिखे रहने दो उसको, है ना? चलो भाई देखो, टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू में मेरे को ये तो आपको एक्सटर्नल वाला सरफेस दिख रहा है, ये इंटरनल वाला ए और बी। एम्पीरियल लूप जो बनेगा वो पी पॉइंट यहां कहीं है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा आर रेडियस का। इसका डायरेक्शन अपन ने ले लिया है एंटी क्लॉकवाइज। अब आई करंट जो है वो किधर है? वो इधर है। अरे हाँ या ना बोलो यार।
अगर आई करंट यहां पर है तो क्या पूरा आई करंट इसमें से जा रहा है? नहीं जा रहा। तो अपन को करंट डेंसिटी निकालनी पड़ेगी पहले तो करंट डेंसिटी कैसे निकलता है? जे अपॉन आई अपॉन वो एरिया जहां पे करंट है। तो करंट तो इतने एरिया में है, के वाले में। बोलो हाँ कि ना? तो ये एरिया है कितना? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये वाला हटा दो तो ये आ गया पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी आ गया। अब अपन को किस एरिया में निकालना है? हमको देखो इस वाले एरिया में निकालना है, ये शेडेड वाले में, इस एरिया में चाहिए हमको। अरे इसमें ही चाहिए ना। अगर इसमें चाहिए तो आप क्या करें? इस वाले एरिया के लिए हमें ये वाला एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। दिख रहा है? तो देखो करंट इनसाइड जो आया वो आ गया जे इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अरे सही लिख रहा हूं। अब देखो जे का वैल्यू आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया तो करंट इनसाइड आ गया आई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करंट इनसाइड अपन को मिल गया। तो अब अपन एसीएल लगाते हैं। लूप का डायरेक्शन तो अपन ने एंटी क्लॉकवाइज माना, इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अच्छा, इसका वैल्यू सीधे बी इंटू टू पाई अब लिख लूं, बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन, इतना हो गया। यहां से बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू पाई आर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई देखो, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालने वाला हूं, ठीक है, ये पॉइंट तो दोनों रेडियस के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों रेडियस के बीच में लाई कर रहा है तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, अपन ने एम्पीरियन लूप बना दिया। अच्छा, आई करंट इस वाले एरिया में, ऐसे ये वाले एरिया में, ठीक है, ए और बी के बीच में, और अपन को चाहिए ये वाले एरिया में। तो पूरा करंट आई चाहिए कि थोड़ा कम चाहिए? थोड़ा कम। तो थोड़ा कम जो चाहिए उसके लिए अपन सबसे पहले करंट डेंसिटी निकालेंगे। करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? करंट अपॉन वो एरिया जहां पे करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट तो इस एरिया में ही ना, ये वाला ए और बी के बीच में। तो ये एरिया कितना हो गया? पाई बी स्क्वायर वाला पूरा एरिया माइनस पाई ए स्क्वायर जहां पे नहीं है। तो ये अपन ने डिवाइड कर दिया। अब किस एरिया में आपको चाहिए? आपको इस एरिया में चाहिए जो रेड वाला है, ठीक है। अगर रेड वाले शेडेड वाले में चाहिए तो उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो उससे मल्टीप्लाई कर ले, जे इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू पुट कर दे, आई ना गया, आई ना गया तो ये तो सॉल्व कर ही लेता। तो अगली क्लास वाले करेंगे, अपना तो निकल गया। वैसे ये दिक्कत दे रहा थोड़ा सा है ना, कल भी दे रहा था। एंटीना घुमा दूं इसको, फिर अब सही हो गया। नहीं, दीवार में क्यों मार दें यार? हाँ, इंटरफेरेंस ज्यादा आ रहा है ना? हाँ, तुम्हें ज्यादा पता होगा यार, फिजिक्स आती है तुम्हें। हाँ, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कुछ होता है ऐसा, कुछ पता नहीं। हाँ, चलो लिख लिया। तो बातें क्यों करने लग जाते यार? यार देखो एक बात सुनो, पॉजिटिव फील होता है ना यार। देखो तुम्हारे साथ है ना,
सही है, चलो चलो टाइम हो गया। अरे बहुत होमवर्क दे दूं? क्या ही होमवर्क करोगे यार, पढ़ा लिखा तो अच्छी कर ही रहे हो, है ना? दे दो एक आध दो, क्या ही करोगे यार। आता तो खैर तुम्हें सब है ही यार, क्या होमवर्क होमवर्क, है ना? शक्ल देख के पता चल जाता है, सब सीखे पड़े बच्चे हैं अपन। चलो बेइज्जती यार, एक तो पढ़ाई करूं तो भी बेइज्जती लग रही है। बिगिनर्स बॉक्स 3, हाँ बिगिनर्स बॉक्स 3 कल आओगे सुबह? यहीं पे बस कर कुरा के निकल लेते सर हम लोग, है ना? जब एक्चुअल में जरूरत पड़ती तब वहां नहीं आते, वहां तो सब सो रहे होंगे हम लोग। कोरोना है तो ठीक है यार, कोरोना में ऐसा थोड़ी ना आके दूसरे के कंधे पे बैठना। अब मैं तो आऊंगा, हाँ लड्डू मिलेगा ना, लड्डू मिलेगा भाई, आ जाना। कितने बजे एक बार पता करके आना, अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग टाइम, ठीक है? तो आप यहाँ का मेरे को नहीं पता, मैं समर्थ वाले में आऊंगा। बिगिनर्स बॉक्स 3 एक तो कर लो, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में 24 तक तो दे दिया था। हाँ तो फिर तो वो सोलोनॉइड के सवाल आ जाते हैं, तो सोलोनॉइड के बाद में चलो इतना कर लो।